गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पहली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। तो जब आप क्लासेस देखेंगे तो जो पहली क्लास हुई है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी उसी से कोर रिलेशन होगा नेशनल इनकम का। जैसे वहाँ पे हमने आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताया था, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर के बारे में, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताए थे। वहीं पे यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। अगर हम नेशनल इनकम की एक साधारण और सिंपल सी भाषा में अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो केवल जो सामान्य भाषा में केवल हम ये कह सकते हैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय। तो जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय है, आय यानी इनकम। तो जो इनकम होती है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय, तो जो हमारी आय होगी उसके रिसोर्सेस कौन कौन से हैं ये आप जान लो। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि भारत को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, 3। तो जो हमारे रिसोर्सेज होंगे वो 3 रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र जिससे आप लोग परिचित हो, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो आपका होगा वो द्वितीय क्षेत्र होगा, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा जो होगा वो तृतीय क्षेत्र होगा। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय। तो आय के जो रिसोर्सेज होते हैं वो 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, यानी ये 3 क्षेत्र हैं। जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे यानी प्राथमिक क्षेत्र में काम करेंगे, और जो लोग द्वितीय क्षेत्र में काम करेंगे और जो लोग तृतीय क्षेत्र में काम करेंगे, अगर वो मुद्रा यानी मनी लेंगे तभी हम उनको राष्ट्रीय आय में काउंट करेंगे, वरना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। यानी शामिल हम उन्हीं व्यक्तियों को करेंगे जो लोग इन तीनों सेक्टर में काम करें, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रों में अगर काम करते हैं और वो जो है मुद्रा लेंगे तो उन्हें हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय। तो रिसोर्सेज जो इनकम प्राप्त करने के हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर है। क्लियर। अब आते हैं जो किताब की लैंग्वेज है हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो किताब की लैंग्वेज क्या कहती है कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं यानी एक वित्तीय वर्ष, अंतिम वस्तु और सेवा, और उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ठीक
अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है ये समझ लो। जैसे मान लो ये पेन है, पेन, पेन बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल मिलेगा। जब रॉ मटेरियल मिलेगा फिर उसके बाद हम कंपनी में क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। फाइनली ये पेन बनकर तैयार हो जाएगी, और जब ये पेन बनकर तैयार हो जाएगी तब इसकी एमआरपी हम रखेंगे 3 रुपया, यानी 3 रुपए को हम इस पेन को बेच देंगे। ये होता है इसका मौद्रिक मूल्य होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, मौद्रिक मूल्य। तो इस पेन की कीमत 3 रुपया होगी, तो ये होती है अंतिम वस्तु। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फाइनल। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी हम जो है शामिल नहीं करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए ये हम सर्विसेज दे रहे हैं, और जो सर्विसेज देते हैं उसके बदले हम मुद्रा लेते हैं, मनी लेते हैं। यदि अगर हम मनी नहीं लेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आय में उन्हीं व्यक्तियों को काउंट किया जाएगा जो सेवाएं देंगे और उसके बदले मुद्रा लेंगे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि दिन भर काम करो हम गेहूं और चावल दे देंगे, तो उसको राष्ट्रीय आय में कभी भी काउंट नहीं किया जाता। किस में काउंट किया जाता है, केवल मौद्रिक मूल्य यानी मूल्य में। अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में आता है कि सर वित्तीय वर्ष, तो जो भारत का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है यानी एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ये भारत का फाइनेंशियल ईयर है। इसमें से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, अप्रैल फूल मनाते हैं। इस दौरान अंतिम वस्तु और सेवा, इसके बदले अगर हम मुद्रा लेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, यानी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, वरना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। अंतिम वस्तु और सेवा के बदले 1 अप्रैल, जिस दिन हम अप्रैल यानी भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से क्यों शुरू होता है, यानी जो भारत का हैप्पी न्यू ईयर, जबकि हम लोग जो है हैप्पी न्यू ईयर कब मना लेते हैं, 1 जनवरी को मना लेते हैं। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन भारत का जो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से क्यों शुरू होता है। बहुत कम बच्चों को जानकारी है कि 1 अप्रैल से क्यों वित्तीय वर्ष शुरू होता है। कारण केवल इतना है कि हिंदू धर्म के अनुसार जो चैत मास होता है वो पहला महीना होता है, और वो कब शुरू होता है, अप्रैल में शुरू होता है और फागुन माह मार्च में खत्म होता है। इसलिए भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलता है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलता है। इस दौरान जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बेचोगे उसके बदले अगर हम मुद्रा लेते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा। अगर हम मुद्रा नहीं लेते हैं तो वो कहलाएगा सामाजिक कल्याण का कार्य, और जितना भी सोशल वेलफेयर का कार्य होता है उसे हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते। सामाजिक कल्याण का जितना भी कार्य होगा उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जैसे मान लो अगर आप दिन भर काम करिए और शाम को पैसा ना लीजिए तो आपको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये क्लियर हो गया होगा, यानी कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आय है, अब समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय कहते क्या किसे हैं,
तो राष्ट्रीय आय जो कहते हैं एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जो भारत का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच शुरू होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और अगला जो पॉइंट हमारा होगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नारोजी ने 1887 यानी 1867 एंड 68 में किए थे। यानी भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया है, दादा भाई नारोजी ने किया है। और कब किया है, 1867 एंड 68। और उस समय 1867 एंड 68 में जो भारत की नेशनल इनकम थी यानी राष्ट्रीय आय थी वो 340 करोड़ रुपया थी, 340 करोड़ रुपया थी। और पर कैपिटा इनकम जिसे हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, तो जो प्रति व्यक्ति आय थी 1867 एंड 68 में वो थी महज 12 रुपया। कितने रुपए थी, 20 रुपए थी, यानी 20 रुपीज। अगर इसे हम 12 से भाग कर दें तो कितने रुपए आ जाएंगे प्रति माह, 1 रुपया 66 पैसे प्रति माह आएगी, प्रति माह। यानी 1867 एंड 68 में एक व्यक्ति एक महीने में कितना कमाता था, 1 रुपया 66 पैसे। आज लगभग आप 30,000 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपया 66 पैसे के बराबर होगा। इसीलिए दादा भाई नारोजी ने एक सेंटेंस बोला था कि भारत अंग्रेजों का यानी भारत जो अंग्रेज हैं वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय अफसरों को पैसा कम देते थे और अपने अफसर्स को पैसा ज्यादा देते थे। जैसे कई बार पूछा जाता है कि भारत अंग्रेजों के गुलाम कब बना, तो भारत जो अंग्रेजों के गुलाम बना है वो 1857 के बाद यानी 1858 में। क्लियर। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं और इनकी एक किताब आई थी, किसकी, दादा भाई नारोजी की, दादा भाई नारोजी इनकी किताब है द पावर्टी on British rule in India, the poverty on British rule in India, British rule in India। यानी ये किसकी किताब थी, दादा भाई नारोजी की। दादा भाई नारोजी ने किताब लिखा था द पावर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजों ने गरीबी का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं रखा। ठीक है, यानी रूल एंड रेगुलेशन नहीं रखा। तो ये भी किताब पूछी जाती है कि द पावर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है,
तो किताब किसकी होगी? दादा भाई नौरोजी के। क्लियर? उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? बहुत बार एग्जाम में आया है, कौन सी संस्था करती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है उस संस्था का नाम है एनएसओ। क्या नाम होगा? एनएसओ। यानी एनएसओ क्या करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। 2019 के बाद, 2019 के बाद जो राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है वो कौन सी संस्था कर रही है? एनएसओ कर रही है। जबकि इसके पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना थी वो कौन सी संस्था करती थी? वो सीएसओ करती थी। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप समझ लीजिए कि एनएसओ होता क्या है। तो एनएसओ के लिए यहां पे एनएसओ का फुल फॉर्म लिख लीजिए सब लोग पहले। यानी एनएसओ का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 2006 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, इसमें हम दो संस्थाओं को मर्ज करते हैं। सबसे पहला नाम आप लोगों ने सुना होगा एनएसएसओ, और दूसरे का नाम होगा सीएसओ। इन दो संस्थाओं को मर्ज करके नाम क्या देते हैं? एनएसओ देते हैं। तो सीएसओ का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। दूसरे का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन। ठीक है, अब देखो, यानी जो डाटा कलेक्शन होता था, डाटा संचय का काम कौन करता था? डाटा जो संचय का कार्य करता था वो आपका करता था एनएसओ। डाटा संचय का काम कौन करता था? एनएसओ। और राष्ट्रीय आय डिक्लेयर कौन करता था? यानी राष्ट्रीय आय की घोषणा। तो जो राष्ट्रीय आय की घोषणा होती थी वो सीएसओ करता था। राष्ट्रीय आय की घोषणा सीएसओ करता था। घोषणा कौन सी संस्था करती थी? सीएसओ करती थी। तो 2019 में सरकार ने क्या किया? कहा हम एनएसओ और सीएसओ यानी एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दें और नाम क्या दे दें? एनएसओ। जबकि एनएसओ की स्थापना 2006 में हुई। तो अब क्या करेंगे कि जो एनएसओ है वो डाटा भी कलेक्शन करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय की घोषणा भी करेंगे। जैसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो करती है
या तो ऑप्शन में एनएसओ होगा, अगर एनएसओ नहीं है तो आप सीएसओ लगा सकते हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है उसका नाम है एनएसओ। और एनएसओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, इनका नाम है राजीव लक्ष्मण करींदीकर। ये प्रेजेंट टाइम में किसके अध्यक्ष हैं? एनएसओ के। तो ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आना लगभग तय है कि अगर एग्जाम में आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, तो उसका नाम होगा एनएसओ। अगर एनएसओ ऑप्शन में नहीं है तो आप सीएसओ लगा सकते हो। ठीक है। सीएसओ की जो स्थापना हुई थी वो 2 मई 1951 को हुई थी, 2 मई 1951। और एनएसएसओ की स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। एनएसओ की स्थापना 1950 में और जो सीएसओ की स्थापना है वो 2 मई 1951 को हुई थी। जबकि इन सभी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। इसका भी मुख्यालय कहां होगा? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यानी अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि सीएसओ की स्थापना कब की गई, तो जो सीएसओ की स्थापना है वो 2 मई 1951 को की गई। एनएसओ की स्थापना कब है? 1950 में। दोनों में डिफरेंसेस क्या था कि जो डाटा कलेक्शन करना था वो जिम्मेदारी किसकी थी? एनएसओ की थी। और राष्ट्रीय आय की घोषणा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो सीएसओ की थी। तो सरकार ने 2019 के बाद क्या कहा कि हम इन दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दें और क्या नाम दे दें? एनएसओ। और एनएसओ की स्थापना कब की गई? 2006 में। और इसका मुख्यालय कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। यहां इस पोर्शन से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा या प्रीवियस ईयर के सेट में मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अगर अब रिसेंट में क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, तो उसका नाम होगा एनएसओ। और अगर यदि एनएसओ नहीं है तो आप सीएसओ लगा सकते हो। ठीक है। क्लियर। एक चार्ट बना दे तो और समझ में आ जाएगा। चार्ट समझ लीजिए। यहां आप लोग लिखिएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। और जो नेशनल इनकम होती है वो 3 क्षेत्रों से आती है। अब आपको याद आया होगा कि हमने आपको पहली क्लास में क्या बताए थे? भारत को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो मान लो हम यहां पे लिखते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हिंदी में बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र। और तीसरे को बोलेंगे तृतीय क्षेत्र या फिर हम टर्जरी सेक्टर या फिर हम इसको थर्ड सेक्टर के नाम से जानते हैं। थर्ड सेक्टर। इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो राष्ट्रीय आय आती है 3 सेक्टर से आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। आपका जो पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? कृषि आएगा, जिसे आप एग्रीकल्चर बोलोगे। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री आएंगे, यानी क्या आएगा? उद्योग आएंगे। इंडस्ट्री आएगी, यानी सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी उद्योग।
और जो थर्ड सेक्टर होगा यानी टर्जरी सेक्टर होगा, इसमें सर्विसेज आ जाएंगे। जितनी भी सर्विसेज यानी सेवाएं होंगी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? आपका जो है सर्विस सेक्टर यानी सेवाएं। ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर है इससे आपको क्या मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है। यहां से क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कच्चा माल मिलेगा। उद्योग में हम क्या करेंगे? विनिर्माण करेंगे, विनिर्माण कर देंगे। और जब हम यहां पर विनिर्माण करेंगे तो यहां पे हम क्या देंगे? सेवाएं देंगे यानी सर्विसेज देंगे। तो सेवाएं कहां मिलेंगी? सर्विस सेक्टर में मिलेंगी। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो यहां इसको ऐसे समझो, जैसे गन्ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गन्ना। गन्ने का उत्पादन कहां होगा? कृषि क्षेत्र में। यूं समझ लो कृषि क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होगा। अब जब गन्ने का उत्पादन ज्यादा होगा तो इंडस्ट्री लगेंगी यानी चीनी मिल लगेंगी। ठीक, चीनी मिल ज्यादा लग जाएंगे। और जब चीनी मिल लगेंगी तो चीनी का उत्पादन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब चीनी का उत्पादन ज्यादा होगा तो चीनी की मार्केट में प्राइस क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ठीक, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगा, ये इंडस्ट्री में हो जाएगा और ये हमको सर्विसेज मिल रहे हैं। अगर मान लो गन्ने का उत्पादन कम हो जाए तो चीनी मिल कम हो जाएंगी। जब चीनी मिल कम हो जाएंगी तो इसका मतलब सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? रोजगार पर, यानी रोजगार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, और अब चीनी मिल कम हो गई तो चीनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो चीनी के मार्केट में प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब क्लियर हो गया कि जो रॉ मटेरियल है वो जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। जैसे गेहूं है, गेहूं का उत्पादन कृषि क्षेत्र में होता है। गेहूं का उत्पादन कम हो जाए तो गेहूं के प्राइस ज्यादा होंगे तो आटा महंगा होगा। आटा से जो बनने वाली चीजें होंगी उनके भी प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं यहां पे। ठीक है, अब इसको समझिएगा। तो रॉ मटेरियल मिलेगा, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में एक और सेक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं माइनिंग यानी खनन। खनन, खनन का मतलब होता है जैसे कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, ठीक है, कच्चा तेल, तेल, मोरंग, बालू, ये सभी किस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे कच्चा लोहा है, इंडस्ट्री में क्या बनाओगे? सरिया बनाओगे। सरिया बनाने के बाद यहां पे क्या करोगे? सर्विसेज दोगे। ठीक, इसी के अंतर्गत एक और सेक्टर आता है और उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर और हिंदी में बोलते हैं बागवानी फसल। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। बागवानी फसल, तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आएगा? बागवानी फसल। बागवानी फसल, बागवानी फसल में जैसे चाय, चाय हो जाएगी, आम हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, सेब हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? बागवानी फसलें होती हैं जिनकी देख रेख करते हैं और ये किसके अंतर्गत आएंगे? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है,
प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। और यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और यहां पे क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र। सभी लोग स्लाइस पीते हो, सभी लोग क्या करते हैं, स्लाइस पीते हो। अगर आम का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इंडस्ट्री में क्या करोगे, विनिर्माण करोगे, यानी स्लाइस बनाओगे। और स्लाइस बना के कहां बेचोगे, तृतीय क्षेत्र में बेचोगे। तो बागवानी फसलें जो भी आती हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और यहां उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम बोलते हैं पशुपालन। और जो पशुपालन होता है वो किस पर डिपेंड होगा, कृषि क्षेत्र पर। यानी पशुपालन किस पर आश्रित होगा, कृषि पर। तो जब पशु होंगे यानी पशुपालन होगा तो मिल्क का उत्पादन होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा तो मिठाई उठाई क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो पशुपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन जिसे आप मछली पालन बोलते हो, मुर्गी पालन, ये जितने भी पालन होते हैं वो सब किस पे डिपेंड होंगे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आती है, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर आता है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हर एग्जाम में आता है वो आता है विटीकल्चर। बहुत बार एग्जाम में आया है विटीकल्चर। और जो विटीकल्चर है इसके अंदर केवल अंगूर की खेती आती है। किसकी खेती आती है, अंगूर की खेती आती है। और यह भी किसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह भी एग्जाम में आता है कि जो विटीकल्चर है इसमें किसकी, या ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो अंगूर की खेती है किस कल्चर के अंतर्गत आती है, तो उसका नाम क्या होगा, विटीकल्चर। क्लियर। तो अब यहां पे ये तो क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हम आते हैं यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है कि राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, तो 61% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का होता है। और 25% किसका होगा, इंडस्ट्री का। और 14% जो होता है वो आपका होता है प्राइमरी सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आएंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, उसके बाद हम और बढ़ा लेते हैं डॉक्टर, यातायात, परिवहन आदि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि कौन से सेक्टर किसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको नेशनल इनकम को 3 पार्ट डिवाइड कर दिया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर या थर्ड सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर की बात किया जहां से कच्चा माल मिलता है। फिर प्राइमरी सेक्टर में एक सेक्टर और आता है जिसका नाम है माइनिंग यानी खनन जिसे बोलते हो। और फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत आपका एक सेक्टर आता है और वो आता है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। और इसी में पशुपालन आता है और विटीकल्चर। खैर विटीकल्चर तो हम यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगा के दे रहे हैं
क्योंकि ये जरूर क्वेश्चन आता है कि अंगूर की खेती किस कल्चर के अंतर्गत आता है, तो विटीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है यानी राष्ट्रीय आय की गणना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना, जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो। तो जो राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट होता है वो 4 कॉन्सेप्ट पे हम राष्ट्रीय आय को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो है जीडीपी। जीडीपी, अगर आप लोग पेपर देखते होंगे तो पेपर में लिखा रहता है भारत की विकास दर 6.5% यानी 6.50 या 7.50%, ये लिखा रहता है। तो वही होता है और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। जो दूसरा होता है वो होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर अगला आता है जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लास्ट में होता है एनएनपी। एनएनपी, एनएनपी का जो फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला आपका होगा जीडीपी, दूसरा होगा एनडीपी, तीसरा होगा जीएनपी और चौथा होगा एनएनपी। तो किसी भी देश की अगर हम राष्ट्रीय आय काउंट करना चाहते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। केवल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो हम जब कभी भी काउंटिंग करेंगे 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि क्वार्टरली जीडीपी यानी एक वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट जब हम भारत के हिसाब से करेंगे तब भी हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स उसी पे बेस होंगे। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो हमें नहीं लगता कि राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी समझने में कोई दिक्कत होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो आप लोगों ने एम्बेसी का नाम सुना होगा। एम्बेसीज जो होती हैं दूतावास होते हैं। किसी भी देश के जो दूतावास होते हैं
जिन देशों में बनाए जाते हैं उन देशों में रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए ही बनाया जाता है। जैसे मान लो हम यहां पर, नक्शा तो खैर नहीं बनाना आता, लेकिन ये कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो जैसे ये इंडिया है, इंडिया है और यहां पे ये यूएसए है। कॉन्सेप्ट को केवल समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पे मान लो इस पर्टिकुलर एरिया पे अमेरिका का दूतावास है। किसका दूतावास है? अमेरिका का दूतावास। किसका दूतावास है? अमेरिका का दूतावास है। और यहां पर जो है भारत का दूतावास है, भारत का दूतावास, दूतावास, भारत का दूतावास। अब मान लो इस पर्टिकुलर एरिया की इनकम और इस पर्टिकुलर एरिया की इनकम किस देश में काउंट होगी? तो इस पर्टिकुलर एरिया की इनकम यूएसए में काउंट होगी और इस पर्टिकुलर एरिया की इनकम इंडिया में काउंट होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लोग एम्बेसी के अंदर काम करते हैं, इनका जो वेतन आएगा वो भारत से आएगा, क्योंकि भारत के लोग काम कर रहे हैं और किसके लिए सेवाएं दे रहे हैं? भारत के लिए। ठीक है, किसके लिए सेवाएं दे रहे हैं? भारत सरकार के लिए। उसी तरीके से यहां के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका वेतन कहां से आता है? अमेरिका से आता है। तो ये जो एम्बेसी की इनकम होगी, जिस देश की एम्बेसी होगी और जिस देश में बनाई गई होगी, उस देश में काउंट ना करके जिस देश की एम्बेसी होगी उसी देश में काउंट किया जाएगा। ठीक, अब हम अगर जीडीपी की डेफिनेशन बनाएं तो जीडीपी की डेफिनेशन आप क्या बना सकते हो कि एक भौगोलिक सीमा के अंदर, ये एक ज्योग्राफी बाउंड्रीज है, एक भौगोलिक सीमा के अंदर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। तो ये किसकी जीडीपी होगी? इंडिया की। उसी तरीके से एक भौगोलिक सीमा के अंदर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय को हम क्या बोलते हैं? अमेरिका की जीडीपी। किसकी जीडीपी होगी? अमेरिका की जीडीपी होगी। अब यहां पर एक चीज आपको क्लियर, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये भारत का ना होकर जब तक एम्बेसी रहेगी तब तक अमेरिका के अधीन रहेंगे, और यहां पे जो रहेगा वो किसका? भारत के दूतावास से। तुम अगर कोई व्यक्ति क्राइम करके एम्बेसीज में चला जाए तो वहां पे रूल एंड रेगुलेशन इंडिया के लगते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब मान लो दूसरा जो आपके मन में शंका होगा उसका समाधान कर दे। मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका में यहां काम कर रहा है, भारतीय, और दूसरा भारतीय वस्तुएं बिक रही हैं, और यहां पे अमेरिकी काम कर रहे हैं और अमेरिकी वस्तु बिक रही है। तो ये जो व्यक्ति है वो किसको सेवा दे रहा है? अमेरिकन सरकार को। तो अब डिफिनेशन बनाओ, एक भौगोलिक सीमा के अंदर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय को हम अमेरिका की जीडीपी में काउंट करें। यानी इस सीमा के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम किसके जीडीपी में काउंट करेंगे? अमेरिका की जीडीपी में। उसी तरीके से मान लो कुछ अमेरिकी कहां काम कर रहे हैं? भारत में अमेरिकी, और वस्तुएं अमेरिकी कहां बिक रही? भारत में। यहां भारतीय लोग काम कर रहे हैं, भारतीय वस्तुएं। तो इन सबको हम किसके अंतर्गत शामिल करेंगे? भारत की जीडीपी में शामिल करेंगे। अब क्लियर हो गया होगा कि एक भौगोलिक सीमा, अगर जीडीपी की डेफिनेशन बताना है तो सीधे सीधे बोलो
एक भौगोलिक सीमा के अंदर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई आय को हम भारत की जीडीपी में काउंट करेंगे। तो जो विदेशी भारत में काम करते हैं उनकी आय को हम भारत की जीडीपी में काउंट करते हैं। यदि अगर हम सऊदीया में काम कर रहे होंगे तो हमको सऊदीया की जीडीपी में काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेवाएं किसको दे रहे हैं, सऊदीया सरकार को दे रहे हैं और उसके बदले मुद्रा ले रहे हैं। क्लियर? अगर हम मुद्रा नहीं लेंगे तो हमको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब जैसे ही आप बोलोगे एनडीपी का, तो जो अमेरिकी भारत में काम कर रहे हैं उसको हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन के तौर पर माइनस कर देंगे। और जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये भारत की एनडीपी होगी। और यहां से अगर हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन तो ये क्या हो जाएगी, यानी अमेरिका की जीडीपी हो जाएगी। अब क्लियर हो गया? तो एम्बेसीज, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दूतावास की इनकम होती है किस देश में काउंट की जाएगी, तो जिस देश की एम्बेसी होगी उसी देश में उसको काउंट किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में, और अगली जो क्लास होगी उसमें हम इस क्लास आगे के टॉपिक में यानी इसी की क्लास के आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे की चर्चा करेंगे।